हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। चैप्टर का हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि एयर को हम किस तरह से एक मिक्सचर कह सकते हैं, एयर कंपाउंड क्यों नहीं है, एयर मिक्सचर क्यों है। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढा था। दूसरा, हमने ये बात की थी कि वाटर जो है, वाटर को हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, वाटर को हम मिक्सचर क्यों नहीं कह रहे। और थर्ड जो हम बात डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो हमारे पास थी एलॉयज के रिगार्डिंग। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन की जाती है तो वो एक मिक्सचर कहलाएगा या वो एक कंपाउंड कहलाता है। ये हमने जवाब ढूंढा था कि एलॉयज जो होते हैं वो आपके पास में एक मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं है। क्या जवाब थे इन सवालों के, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर भी हमारे पास कई तरह के अवेलेबल होते हैं और जो सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर, हम उसे एक नई टर्म असाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया है तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं, आप अपने घर में मिल्क के अंदर, एक ग्लास मिल्क के अंदर अगर आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये एक सॉल्यूशन बन रहा है। अगर आप एक ग्लास नमक में, एक ग्लास वाटर में, 1 ग्लास ऑफ वाटर में, एक ग्लास वाटर में आप 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये भी एक सॉल्यूशन ही बन रहा है। अगर आप एक ग्लास वाटर में ही शुगर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून शुगर आप ऐड कर देते हो तो ये भी एक सॉल्यूशन ही बनता है। हमारे कॉन्टेक्ट में, हमारी विसिनिटी में n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं एयर के बारे में बात करूं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था एयर एज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट, वेरियस कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये होता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वो अलग अलग प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, तो एयर हमारे पास एक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से एलॉय भी हमारे पास एक सॉल्यूशन ही है। एलॉय जिसमें हम दो अलग अलग मेटल को मिला करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे थे, एलॉय भी हमारे पास में क्या है, एलॉय मेटल का जो कॉम्बिनेशन है, मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक मिक्सचर या सॉल्यूशन ही होता है। तो आज की क्लास का हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर हैविंग n नंबर ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन इन आवर कॉन्टेक्ट। हेडिंग फॉर द टुडेज क्लास इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि जो सॉल्यूशन होता है वो कितने तरह का हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि हम एक बात अभी कर रहे हैं, हमने वाटर में ऐड किया था शुगर को, एक हमारे पास में ये सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर है, ये एक सॉल्यूशन है। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं सैंड को, आपने देखा होगा पानी के अंदर अगर आप सैंड ऐड करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है। या नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ मिल्क के बारे में। मिल्क का एग्जांपल हम मिल्क प्लस फैट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो बटर होता है वो मिल्क में से ही एक्सट्रैक्ट कर किया जाता है, इसका मतलब वो फैट ऑलरेडी अवेलेबल था, तो जो बटर उसके अंदर अवेलेबल है मैं उसको फैट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मिल्क लिक्विड जो है वो अलग है। तो मिल्क भी मेरे पास में क्या हो गया, एक मिक्सचर है जिसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, अब ये जो 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, वाटर प्लस शुगर का, वाटर प्लस सैंड का और मिल्क और फैट का, आप ये देखिए, आपने जो एग्जांपल अपने कांटेक्ट में, अपनी सराउंडिंग में, अपनी विसिनिटी में देखे होंगे, इन तीनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कर, आप अगर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि वाटर और शुगर का जो मिक्सचर बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है,
वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जब शुगर को हमने वाटर में ऐड किया तो शुगर के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते ना। पर अगर हम वाटर में सैंड को ऐड करते हैं, हम वाटर में सैंड को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देते? नहीं, हमें सैंड के पार्टिकल वाटर में क्लियरली दिखाई देते हैं। और ये भी होता है कि कुछ टाइम तक अगर आपने सैंड को वाटर में अनडिस्टर्ब रख दिया है तो सारा का सारा सैंड बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो ये फर्क रहा फर्स्ट और सेकंड सैंपल के बीच में। थर्ड सैंपल की बात कर रहे हैं, मिल्क के अंदर फैट क्या हमें दिखाई देता है? दिखाई देता है। वो ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप जिस एंगल पर सॉल्यूशन में लाइट स्ट्राइक कर रही है उसके 90 डिग्री एंगल पे ऑब्जर्व करते हो तो ये एक स्पेशल केस है। जो मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास में एक स्पेशल केस है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो मैंने अभी आपसे बात की कि जिस डायरेक्शन में लाइट सॉल्यूशन पर स्ट्राइक हो रही है उसके 90 डिग्री एंगल पर देखने पर ही आपको फैट का पार्टिकल इजीली दिखाई दे सकता है, वरना दिखाई नहीं देगा। या एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो, अगर आप एक ग्लास मिल्क लेते हो, उसके सरफेस को देखने की कोशिश करो, आपको पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे उस ग्लास को लेकर के जाते हो तो आपको फैट के पार्टिकल शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास में मिल्क और फैट के बीच में अपीयरेंस का। इन तीनों ही सॉल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो किस बिहाफ पर कैटेगराइज कर सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन था, वाटर में पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सैंड था, वाटर में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। फर्क किस चीज का आ रहा है? यहां पर फर्क आ रहा है पार्टिकल के साइज का। देखो, ये बात हम लोग जानते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक से कि मैटर के जो भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होता है। मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच एम्प्टी स्पेस होगा, उस स्पेस में जनरली एयर फिल्ड होती है फॉर एग्जांपल। लेकिन वो स्पेस तो लिमिटेड ही है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये जो 4 मैंने सर्कल बनाई है वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बीच में ये रहा मेरे पास में वो एम्प्टी स्पेस जो एयर से फिल्ड है। जब मैंने शुगर को लिया तो शुगर का साइज ये रहा, शुगर के एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शुगर के एक मॉलिक्यूल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये रहा मेरे पास में शुगर और ये रहा मेरे पास में सैंड का पार्टिकल। अब जब हमने वाटर के अंदर जिसमें एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है इस शुगर पार्टिकल को यहाँ पर रखने की कोशिश की, डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो शुगर पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से इस एम्प्टी स्पेस में जाकर के अपनी पोजीशन गेन कर लेता है। और यह भी पॉसिबल है कि एक नहीं बल्कि 2 या 3 शुगर पार्टिकल इस एम्प्टी स्पेस के अंदर आ सकते हैं। अगर शुगर मॉलिक्यूल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है शुगर क्रिस्टल का, वो वाटर के एम्प्टी स्पेस की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम सैंड के पार्टिकल को यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखोगे कि सैंड के पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा है। सैंड पार्टिकल का साइज बड़ा है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो कम है। तो क्या ये सैंड पार्टिकल इस वाटर मॉलिक्यूल के एम्प्टी स्पेस के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो पोजीशन ही गेन नहीं कर पा रहा क्योंकि साइज बड़ा है उसका। इसलिए वो क्या करता है, वो सारा का सारा कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम फर्क कर रहे हैं सॉल्यूशंस के बीच में, इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज किसका? जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम पार्टिकल साइज के बिहाफ पर सॉल्यूशन को टोटल 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं एग्जाम्पल में आपको क्लासिफाई करने की कोशिश करता हूँ तो ये है मेरे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन। वाटर और शुगर का मिक्सचर जो है वो क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं वाटर और सैंड का
सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं तो ये हमारे पास में कहलाता है एक सस्पेंशन। और जो थर्ड काइंड है मेरे पास मिल्क और फैट का कॉम्बिनेशन, ये होता है मेरे पास में कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज 3 कैटेगरी आती है। देखो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, और जब कभी भी टाइप क्लासीफाई करने की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि किसी एक बिहाफ पर, किसी एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर चीज़ों को क्लासीफाई किया जाना है। और यहाँ पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जो होगा सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करेगा, उसी बिहाफ पर पूरे ही सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है आपको? तो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन में ये 3 टाइप के सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है सस्पेंशन एंड थर्ड है कॉलोइडल सॉल्यूशन। हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। जो फर्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, हमारे पास में क्या है? इट इज ट्रू सॉल्यूशन। देखिए ट्रू सॉल्यूशन जो हमने बात की शुगर और वाटर के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मिक्सचर था शुगर और वाटर का। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने प्रीवियस क्लासेस में होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल देखे थे। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जितना आप फर्स्ट सिप में स्वीटनेस ऑब्जर्व करते हो शुगर के एक्वा सॉल्यूशन की, लास्ट सिप में भी आपको उतना ही स्वीटनेस मिलती है। तो हम यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? अ होमोजीनियस मिक्सचर mixture of 2 or more substances। अगर कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो वो हमेशा ही ट्रू सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। हमने बात की वाटर के अंदर शुगर के बारे में। हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं वाटर के अंदर सैंड का। एक एग्जांपल हम ले रहे थे जिसमें हमने H2O में ऐड किया है शुगर को, लेकिन अगर हम H2O वाटर में ऐड करते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट जो हम नमक डेली यूज में खाते हैं NaCl, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्रू सॉल्यूशन ही है हमारे पास। क्या और कोई सॉल्यूशन है हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन कहला सकता है? अगर आप पानी के अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं वो भी ट्रू सॉल्यूशन है। आप पानी के अंदर थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, आप थोड़ा सा एसिड ऐड कर दीजिए, आप लेमन जूस ऐड कर दीजिए, आप चाय जो बनाते हैं, जो चाय आप पी रहे हैं वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, वो भी ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन जितने भी एग्जाम्पल अभी तक आपको दिए उन सब में कॉमन क्या था कि हम हर चीज़ को ऐड कर रहे हैं वाटर में। तो क्या ट्रू सॉल्यूशन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एयर के बारे में, एयर भी हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है। अगर आप एक छोटे से कमरे में एयर ऑब्जर्व करते हैं तो वो होमोजीनियस ही है, वो हेट्रोजीनियस नहीं है। देखो हमने लास्ट क्लास में जब बात की थी एयर एज अ मिक्सचर, तो हम ये बता रहे थे कि कंपोनेंट्स का परसेंटेज पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता चला जाता है। लेकिन उस केस में हम एयर को ऑब्जर्व करते होल ओवर द अर्थ, पूरी अर्थ के एयर को हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम एक सिंपल कमरे में, एक छोटे से कमरे में एयर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी आपके पास में एक होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा। अब होता क्या है, एयर हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया, या फिर आप बात कर लीजिए एयर प्लस स्मोक का। सॉरी नहीं, ये एग्जांपल नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। एयर और स्मोक हमारे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। हम एलॉय का एग्जांपल ले सकते हैं। जो मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन बन रहा था वो हमारे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन था। हम एयर को इटसेल्फ क्या कह सकते हैं? ये खुद भी एक ट्रू सॉल्यूशन ही
होता है। हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक लार्ज क्वांटिटी में सब्सटेंस अवेलेबल है जिसके अंदर अदर कंपोनेंट्स मिक्स किए हुए हैं। तो मेक श्योर कि हमेशा ट्रू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पानी में किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो। आप गैस और गैस का मिक्सचर भी ले सकते हो, आप सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर भी बना सकते हो जो कि आपके पास में सॉल्यूशन कहलाएगा, आप लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर भी बना सकते हो। तो इस बिहाफ पर ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है ये हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट मेक इट श्योर कि ज़रूरी नहीं है कि पानी में ही किसी सब्सटेंस को ऐड किया जाए तो वो आपके पास सॉल्यूशन बनाएगा। हमारे पास फिजिकल स्टेट या फिजिकल केमिकल कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट का। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर हमने शुगर को ऐड किया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को ऐड किया, या ब्रास एलॉय बनाने के लिए हमने जिंक को कॉपर में ऐड किया। इसका मतलब दो सब्सटेंस तो होंगे। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो मिनिमम दो सब्सटेंसेस तो आपके होंगे ही सही, लेकिन दोनों सब्सटेंसेस का परसेंटेज कंपोजिशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 टीस्पून शुगर ऐड किया तो ये आप समझ रहे हो कि वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है और शुगर का परसेंटेज कम है। वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, शुगर का परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन के बिहाफ पर हम कंपोनेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन के लिए। क्या क्या कंपोनेंट है वो देख लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास में सॉल्यूट, जो हमारे पास में कंपोनेंट है सॉल्यूशन का। फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्यूट। क्या होता है? सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस स्मॉल प्रपोर्शन में अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास में है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज proportion in solution। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लार्ज प्रपोर्शन में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो स्मॉल प्रपोर्शन में अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं। इस मिक्सचर में हमारे पास में क्या है? वाटर तो एक सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है और शुगर हमारे पास एक सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रास का, ब्रास आपके पास में एक एलॉय है, 2 डिफरेंट मेटल का। तो यहाँ पर कॉपर जिसका परसेंटेज हमारे पास 60% है वो एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, लेकिन जिंक जिसका परसेंटेज कम है, इट इज़ 40%, इट इज़ वर्किंग एज अ सॉल्यूट। आप पानी ले रहे हैं, 1 ग्लास शुगर ऐड किया, वो सॉल्यूट है। NaCl ऐड करोगे तो वहाँ पर सॉल्ट जो है वो भी आपके एज अ सॉल्यूट ही वर्क करता है। क्लियर है आपको ये बात? तो सॉल्यूशन में जो लार्ज प्रोपोर्शन में है, जैसे एयर की अगर हम बात करते हैं तो एयर के रेस्पेक्ट में आपका नाइट्रोजन जिसका 78% है, जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है मिक्सचर का, वहाँ पर नाइट्रोजन एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। उसके अंदर ऑक्सीजन एज अ सॉल्यूट कहा जा सकता है, CO2 या अदर जो गैसेस अवेलेबल हैं उसे आप एज अ सॉल्यूट रेफर कर सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन जो ज़्यादा परसेंटेज है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या हो सकता है। ये जिस तरह का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है उस सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। प्लीज नोट डाउन द सेकंड हेडिंग, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट के मिक्सचर के बारे में। कैसा दिखाई देता है? क्या सॉल्ट NaCl को पानी में ऐड करने पर पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सॉल्यूशन कैसा है? वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। क्या अगर हमने सॉल्यूशन को स्टीयर नहीं कर रहे हैं, उसको स्टीयर नहीं कर रहे हैं, हमने अनडिस्टर्ब रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद क्या सॉल्यूट पार्टिकल अपने आप बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं? नहीं होते। अच्छा, क्या हम सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर पेपर से पास करके सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये सब जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए, यही हमारे पास में होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर नोट कीजिए, इट इज ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस इन नेचर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैं उनमें से सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन ही ऐसा है जो होमोजीनियस नेचर का होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस इन नेचर। सेकंड क्या है हमारे पास में? इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। आप ट्रू सॉल्यूशन के, अगर एक ग्लास हमने लिया है, उसके अंदर हमने पानी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो आप ग्लास के अपोजिट साइड इजीली देख सकते हो। पार्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वाटर के अंदर आपको गंदगी भी कोई दिखाई नहीं दे रही। इट इज क्लियर, क्लीन। क्लियर आपने देखा भी होगा। तो इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। थर्ड हम बात कर रहे हैं, if temperature remain constant, the solute particle do not settle डाउन। अगर आपने टेम्परेचर ट्रू सॉल्यूशन का कांस्टेंट बनाया हुआ है, आप टेम्परेचर को कम नहीं कर रहे, टेम्परेचर को बढ़ा नहीं, रूम टेम्परेचर मान लीजिए, बहुत लंबे समय तक आपने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड पार्टिकल खुद से ही बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं। वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने आइसक्रीम जमाने के लिए अपने घरों में, शायद आपने कभी एक्टिविटी की होगी, आपने अपने घरों में आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क के अंदर फॉर एग्जांपल कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया, और कस्टर्ड पाउडर इजीली वाटर में मिल्क के अंदर डिजोल्व हो गया। आपने उसको फ्रीज होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगली सुबह जब आप उस रेफ्रिजरेटर को खोलते हो तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कस्टर्ड पाउडर जो है वो इस फ्रीज्ड मिल्क के टिप पर कॉन्सेंट्रेटेड है। टिप पर बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर की कॉन्सेंट्रेशन इस वाले पोर्शन में कम है, टिप पर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले गए, देखो आप ऐसे समझो, वाटर के बीच में एम्प्टी स्पेस था, ये एम्प्टी स्पेस है, ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये ब्लैक ब्लैक जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास में वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, और ये एम्प्टी स्पेस है किसका? एयर का, जिसमें एयर ट्रैप्ड है मिल्क वाटर का। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सॉल्यूट पार्टिकल है, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है और एयर उसमें ट्रैप्ड है, जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करोगे ये स्पेस कम होता चला जाएगा। अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ से एक दूसरे के पास आने
लग गए हैं तो होगा क्या, इनके बीच में से ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये निकल करके बाहर आने लग जाते हैं। अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ से निकल के बाहर आ जाएंगे, इसीलिए वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो आप ये देखोगे कि सॉलिड पार्टिकल खुद से बॉटम में सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? फोर्थ हमारे पास में क्या है, component of true solution can not be separated by filter paper। आपने केमिस्ट्री लैब में शायद फिल्टर पेपर देखा होगा, एक पेपर जिसके अंदर बहुत माइन्यूट से होल होते हैं। अगर आप ये चाहें कि नमक और पानी को मिला करके आप फिल्टर पेपर से पास करें तो नमक सेपरेट हो जाएगा और पानी आपके कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए ये फिल्टर पेपर का एक पोर है, ये हमारे पास में फिल्टर पेपर है और उसका एक पोर मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इतना बड़ा पोर हम यहाँ पे इंडिकेट, एक सिंगल पोर हमने लिया है। यहाँ पर ये है NaCl का पार्टिकल। जैसे ही आप उससे पास करने की कोशिश करोगे, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज फिल्टर पेपर के पोर साइज से छोटा होने की वजह से वो उससे इजीली पास कर जाता है और सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम फिल्टर पेपर से कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बात? फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी separated by physical mean like evaporation, and क्रिस्टलाइजेशन। आप इवेपोरेशन मेथड से या क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो फिजिकल मेथड है हमारे पास, उनसे ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू सॉल्यूशन की, कि आप उन्हें फिल्टर पेपर से तो सेपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि पोर साइज बड़ा होता है, लेकिन फिजिकल मेथड इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से आप इन्हें इजीली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पर सी वाटर जो होता है, सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को गेन करने का मेथड ही आपसे डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर? अब जितनी भी प्रॉपर्टी आपने ट्रू सॉल्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस की है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, जब मैं आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता रहा था, हमने किस बिहाफ पर सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया था? हमने कहा था पार्टिकल साइज के बिहाफ पर। और पार्टिकल साइज क्या होता है? ये हमारे पास में सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू सॉल्यूशन की, द सॉल्यूट पार्टिकल साइज must be of the order of 1 nanometer और 10 raised to the power minus 9 meter और 10 raised to the power minus 7 centimeter in diameter और less।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की। क्या है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का, वो या तो 1 नैनोमीटर के ऑर्डर का होगा, हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये एक सॉल्यूट का पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के डायमीटर की। डायमीटर जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल का ट्रू सॉल्यूशन में, या तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर से कम या 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर से कम कह सकते हैं, या सेंटीमीटर की फॉर्म में हम उसे 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम कह सकते हैं। सो दैट इज द 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। और इस पार्टिकल साइज की वजह से ही आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। आप सोच सकते हो पार्टिकल, आप फोर्थ पॉइंट को देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक का, कि फिल्टर पेपर से सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस 6th पॉइंट को देख करके हमें ये समझ में आता है कि फिल्टर पेपर का जो पोर होता है उसका साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, और पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर है, इसीलिए वो एक दूसरे को इजीली पास कर जाते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? तो पार्टिकल साइज की वजह से ही हमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के बाद हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग है आज की क्लास का। देखो, अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हम किसी एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया था पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर। अभी अभी हमने देखा 1 नैनोमीटर से कम है सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, तो हमने उसे नाम दिया ट्रू सॉल्यूशन का। अगर हम टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो भी हमें कोई ना कोई बेस रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का या टाइप डिफाइन करने का। और यहाँ पर हम 2 तरह से ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। किन किन बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि कितना सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो। एक एक्टिविटी में डिस्कस करता हूं आपसे। मान लीजिए मेरे पास में 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास पानी मैंने यहां पर ले लिया। इस 1 ग्लास वाटर के अंदर अगर मैं आपसे 1 टीस्पून शुगर ऐड करता हूं, 1 टीस्पून शुगर मैंने ऐड कर दी और उसको अच्छे से स्टीयर कर दिया, क्या मुझे सॉल्यूशन के बॉटम में कोई सॉल्यूट पार्टिकल या शुगर का पार्टिकल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जितनी भी शुगर मैंने सॉल्यूशन में ऐड की है, पानी के अंदर ऐड की है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो पूरी की पूरी शुगर डिसॉल्व हो गई है। ठीक, क्या होगा अगर मैं 1 टीस्पून शुगर और ऐड कर देता हूं? तो 1 टीस्पून शुगर और ऐड कर दिया, अच्छे से स्टीयर कर गया, वो भी मिक्स हो गई। क्या हमें पार्टिकल साइज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं, हम इसी के अंदर 1 टीस्पून शुगर और ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून शुगर आपने इसके अंदर और ऐड कर दी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो वाटर था वो थोड़ा सा थिक हो गया है, वो थोड़ा सा विस्कस हो गया है। अब हम उसको
स्टीयर थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 टीस्पून शुगर है, वो भी इजीली डिजोल्व हो जाएगी। पार्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन डिजोल्व हो चुकी है। ये समझ में आ गई बात। इसका मतलब 1 टीस्पून शुगर ऐड करने के बाद हम 2 टीस्पून शुगर और ऐड कर सकते थे, 1, 2 और 3। 1 ऐड करने के बाद 2 भी ऐड कर सकते हैं, सेकंड के बाद हम 3rd टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं शुगर का। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर और ऐड कर देता हूँ। 1 गिलास पानी में अगर मैं 4 टीस्पून शुगर ऐड करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि आप कितना भी स्टीयर कर लीजिए, आपको बॉटम के अंदर कुछ शुगर के क्रिस्टल दिखाई देने लग जाएंगे। कुछ शुगर क्रिस्टल मुझे यहाँ पर इजीली दिखाई दे जाते हैं। आप कितना भी उसको डिज़ोल्व कीजिए, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे, पार्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड नहीं करते हैं, कंक्लूड ये करते हैं कि 3 टीस्पून शुगर, 1, 2 और 3 टीस्पून शुगर वाटर के लिए, 1 ग्लास वाटर के लिए, 1 ग्लास वाटर के लिए सैचुरेशन लेवल है। 1 ग्लास पानी सिर्फ 3 टीस्पून शुगर ही ऐड कर सकता है। अगर इससे कम शुगर डालोगे तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन कुछ और होगा, इससे ज़्यादा अगर आप शुगर डालोगे तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन कुछ और होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या कहलाता है, 3 टीस्पून ऑफ शुगर 1 ग्लास वाटर के लिए सैचुरेशन लेवल कहलाता है। और ये हर सॉल्यूट के लिए फिक्स है। जितने अमाउंट का आप सॉल्वेंट ले रहे हो उस अमाउंट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज का ही, स्पेसिफिक अमाउंट का ही सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। उससे कम करेंगे तो सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। और यही परसेंटेज जो है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, या जो सैचुरेशन लेवल है, इसी के बिहाफ पर हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लियर है बात आप लोगों को? तो सबसे फर्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हमारे पास में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी समझ में आ गई आप लोगों को? इस एक्टिविटी में 1 ग्लास पानी के लिए 3 टीस्पून शुगर सैचुरेशन लेवल है, और ये हर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का फिक्स होता है सैचुरेशन लेवल, और हम सैचुरेशन लेवल के बिहाफ पर ही हमारे सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे, अब वो देखते हैं 1 बाय 1। तीनों एक डेफिनेशन हम नोट करेंगे। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ ट्रू सॉल्यूशन having as much solute as its saturation level। जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है उतना ही हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। इस तरह का मिक्सचर कहलाता है आपके पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर आपकी बात आप लोगों को? सेकंड अगर क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास में है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अ ट्रू सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ solute less amount of solute than its saturation लेवल। सॉल्यूट का जो सैचुरेशन लेवल है, अगर आप उससे कम अमाउंट का सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो इस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी लिया था, इस एग्जांपल में जब हम 1 ग्लास वाटर के लिए 3 टीस्पून ऑफ शुगर अगर सैचुरेशन लेवल है, तो जब आप 1 और 2 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हो, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। ठीक,
1 और 2 टीस्पून शुगर अनसैचुरेटेड, वाइल 3 टीस्पून ऑफ शुगर बना रहा है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी बिहाफ पर हमारे पास थर्ड टाइप क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का, ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। What is supersaturated solution? A true solution having more amount of solute than its saturation लेवल। जितना सॉल्वेंट का सैचुरेशन लेवल है आप उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। जैसे अभी जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी, यहाँ पर 4th टीस्पून ऑफ शुगर जो था वो 1 ग्लास ऑफ वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसके लिए एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि हम 3 टीस्पून जो कि सैचुरेशन लेवल है उससे ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने देखा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हम किस तरह से ट्रू सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और ट्रू सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है ट्रू सॉल्यूशन का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम फर्दर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।